आज मैं यूनिट वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सबको हम वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। अब हम जानते हैं कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो बात यह आई कि किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उसका मैग्नीट्यूड तो आसान है, लेकिन उस वेक्टर को डायरेक्शन रिप्रेजेंट कैसे करें। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट वहीं से आया। यूनिट वेक्टर का नाम सब स्पष्ट है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। लेकिन जब किसी वेक्टर का स्पेस में मतलब वो तो वन डे हो सकता है, मतलब वन डायमेंशनल, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, या 2D मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन हो सकता है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, या एक स्पेस हो सकता है। तो हम जनरली इसीलिए कॉमन वर्ड बोलते हैं स्पेस। यदि हमको स्पेस में उस वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो हमको यूनिट वेक्टर की आवश्यकता हो। अब हम यूनिट वेक्टर के से लिए हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक बोर्ड पे दिख रहा है कि एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किए। हम जानते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक एरो से। इसका मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द एरो, और ये कैप एरो क्या बताता है, डायरेक्शन, और इस एरो का जो लेंथ होगा वो लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। यानी कि किसी भी वेक्टर का यदि वेक्टर जो ए को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मतलब यही दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एक वेक्टर होता है। किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंट करना है उसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। और हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो लेंथ ऑफ द एरो, और हमारा ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरो बताएगा कि किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। हम तो एक स्मॉल स्केल पे हम रिप्रेजेंट करके बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे यूज करना बहुत टफ होगा। इसीलिए हम इस वेक्टर को मदद से हम इसको एनालिसिस करके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक बार यदि कंसेप्ट क्लियर हो गया ना दोस्तों यूनिट वेक्टर का, तो किसी भी वेक्टर को, चाहे मैग्नेटिक हो चाहे इलेक्ट्रोफिल, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप आसानी इजीली उसका डायरेक्शन बता सकते हो। आइए हम देखते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर दिया है वेक्टर ए, इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा। लेंथ ऑफ द एरो हमको पता नहीं है कितना है, एरो का लेंथ कितना है हमको ये आइडिया नहीं है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स है, इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इधर नहीं हो सकता है, न ऊपर हो सकता है, न लेफ्ट राइट किधर भी नहीं हो सकता है। जो फिक्स डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो यही होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमको पता ही नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक सेगमेंट कट करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ये 1 यूनिट का इसका डायमेंशन नहीं होता है दोस्तों, 1 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का हम कट कर दिए। इसके पास डायरेक्शन कोई भी डायमेंशन नहीं है। ओके, क्योंकि एक वेक्टर है ना, वेक्टर फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर के पास डायमेंशन नहीं हो सकता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर देगा, बता देगा डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर को तो उस फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। इसीलिए ये यूनिट वेक्टर ले लिए, इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक यूनिट वेक्टर एक यूनिट कट कर दिए यूनिट लेंथ का।
यही हमारा, इसको बोलते हैं दोस्तों ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ए कैप से। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। इसका यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों ये 1 होता है। अब ये कट किए, लेकिन ये कट किए तो ये किस डायरेक्शन में है, जब ये लाइन इस डायरेक्शन में है तो इसका जो पार्ट कट करेंगे ये भी तो हमारा इसी लाइन में होगा। जब दो, मतलब ये हो सकता है कि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसको दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड 1 देखा है। ओके, अब हम वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे वेक्टर ए को यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, हम जानते हैं मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, मॉड से दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इनटू, अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। दोस्तों हम वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो रख दिए, एक बार मैग्नीट्यूड कर दिए कि डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हमको यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इनटू इसको एक यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर दिए जिसका वेक्टर ए। क्यों, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई करोगे उसका मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसीलिए वेक्टर हमारा मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, देखो कितना सुंदर सा रिजल्ट आएगा। ए कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, रिप्रेजेंटेशन है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ये कितना अच्छा सा रिजल्ट आ गया दोस्तों। तो यही से ध्यान रखना है दोस्तों, यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंट करना हो, किसी भी वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो, तो इसीलिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा। ये वेक्टर कौन सा होना चाहिए, यूनिट लेंथ का होना चाहिए एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, अब यहाँ से इसका हम वैल्यू निकाल लिए, ये हो गया हमारा दोस्तों यूनिट वेक्टर। अब दोस्तों एक हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, हम वेक्टर बी बोलते हैं, इसका 3 यूनिट के है, ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। तो बी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे दोस्तों, तो वेक्टर का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा दोस्तों, 1 2 3 यूनिट है, तो 3 इंटू बी वेक्टर। देखो बी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर दिए। ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है 3, और बी का जो बी कैप है ये बी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ओके दोस्तों, तो देखो एज फॉर एग्जांपल कितना, यहाँ पे 5 होता है, 5 यूनिट रहता तो 5 इंटू बी कैप, 10 रहता तो 10 इंटू बी कैप, कितना आसान है। तो इसीलिए दोस्तों अब हम इसको हम यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए। अब दोस्तों यूनिट वेक्टर ध्यान रखना है, पहला 2 कंसेप्ट अभी तक पढ़े। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो यूनिट लेस, मतलब डायमेंशन लेस, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता फिर यूनिट वेक्टर का। और यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन में स्पेस में डायरेक्शन डिस्क्राइब करना हो, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। ओके, तो 3 चीज़ हम यहाँ से गट्टी बांधना है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा 1 होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेक्टर को स्पेस में डायरेक्शन डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये यूनिट वेक्टर की यूज़ करेंगे। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, फिजिकल क्वांटिटी किसी का मैग्नीट्यूड तो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत टफ है। उसी वेक्टर को डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोस्तों क्या पढ़ते हैं, एक यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं, ताकि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर पाए। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों एक डायरेक्शन के बारे में, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ओके,
अब हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो जस्ट यूनिट वेक्टर है, लेकिन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, मतलब आपको हम समझाना चाहते हैं दोस्तों। कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, या तो वो एक सिंगल लाइन में मूव कर सकता है, या किसी प्लेन में मूव कर सकता है, या वो स्पेस में मूव कर सकता है। सिंगल लाइन मीन्स मतलब वन डायमेंशनल, एक लाइन पे ही मूव करेगा वो पार्टिकुलर डायरेक्शन। 2D टू डायमेंशनल मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन ए प्लेन, एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड वाई प्लेन। और स्पेस मतलब वो 3 डायमेंशन होगा, एक्स वाई जेड। सिंपल सा स्पष्ट है दोस्तों। आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना हो कि एक्स वाई जेड कंपोनेंट क्या है दोस्तों। आप जिस कमरे में बैठे हैं इस वीडियो के देखते वक्त, अब जहाँ पर या जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का एक कॉर्नर को देखना है दोस्तों। और वो कॉर्नर पे 3 लाइनें दिख रही होगी, किसी भी कॉर्नर, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कोई भी एक कॉर्नर दिखना है, वहाँ पे 3 लाइन दिखती होगी। एक लाइन नीचे, एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन ये। तो जो हमारा ये लाइन एक्स, ये वाई, ऊपर वाले जेड। जरूरी नहीं है कि हम इसको एक्स कर दिए तो इसको हम जेड करना है, इसको वाई करना है, नहीं। एज पर योर कन्वीनियंस किसी को भी एक्स वाई जेड कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो हमारा जो एब्रिविएशन है, मतलब उसका जो नोमेनक्लेचर है, वो फिक्स कर दिया गया है कि जो हमारा एक्स एक्सिस को चाहे जो भी रिप्रेजेंट करो वो एक्स होगा, वाई और जेड होगा। ओके, तो जनरली आप कोई भी नाम चेंज कर दो, उससे रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है कि आप इसको एक्स कर दो, इसको वाई कर दो, इसको जेड कर दो, रिजल्ट पे अल्टीमेटली कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, एक्स वाई के बीच में 90 डिग्री है, फिर वाई जेड के बीच में 90 डिग्री और इसके बीच में 90 डिग्री है, म्यूचुअली यूनिट वेक्टर। अब देखो एक्स एक्सिस है, इसका भी लेंथ बहुत कुछ हो सकता है। इसका एक यूनिट लेंथ कट किए और इस वेक्टर का नाम दे दिया हम आई कैप। इसका मतलब कहीं भी आई कैप लिखा हुआ है कि वो एक्स एक्सिस के लोग वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। यदि हमको वाई के लोग कट करेंगे यूनिट वेक्टर, तो ये हमारा जे कैप होगा और ये हमारा के कैप होगा। क्योंकि एक्स वाई जेड इसका मैग्नीट्यूड 1 है, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस। जे कंपोनेंट, जे वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसी को भी मानो, लेकिन जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो आई कैप होगा, जो वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो जे कैप होगा, जो जेड के अलोंग होगा वो हमारा के कैप होगा। क्योंकि इसीलिए अब आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये होगा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप होगा दोस्तों यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप जो होगा दोस्तों यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये होगा दोस्तों। हम इस 3 ही डायरेक्शन के बारे में क्यों डिस्क्राइब किए, बाकी डायरेक्शन क्यों नहीं डिस्क्राइब किए? क्योंकि दोस्तों अब किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ द प्लेन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन पास हो सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से। देखो इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन मतलब अनगिनत लाइन पास हो सकती है किसी भी एक पॉइंट से। तो हम किस लाइन को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, किसके लाइन के अलोंग हम करस्पॉन्डेंस हम अपने रिजल्ट को स्टडी करें। इसीलिए दोस्तों एक ऑर्थोगोनल कंसीडर किया गया है। जैसे क्यूब होता है, जैसे हमारा रूम जनरली क्यूबाइड होता है, एक कॉर्नर के देखना एक्स वाई जेड होगा, कहीं पर भी 3D में देखना है तो एक्स वाई जेड 3 ही कोऑर्डिनेट होता है। अब वो 3 कोऑर्डिनेट यदि आप के बारे में स्टडी करोगे तो बाकी कोई भी उसके रेफरेंस में किसी भी
डायरेक्शन के लोग कोई भी कंपोनेंट चाहिए तो आप उस वेक्टर को रिजॉल्व कर को किसी भी डायरेक्शन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट पे यदि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर में यदि जो भी हमारा क्वांटिटी नोन है तो जितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइंस पासेस हो जाती है उसके अलोंग हम रिजल्ट को डिस्कशन या प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन में जो भी वेक्टर हमको वाट एवर वी हैव टू नो, ओके, जो भी कुछ हम मान चुके। इसीलिए वेक्टर जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, एक हमारा जेड एक्सिस होगा। इसीलिए हम दोस्तों ये स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन दे दिए हैं कि एक्स एक्सिस के लोग आई कैप, वाई एक्सिस के लोग जे कैप और हमारा जेड एक्सिस के लोग के कैप। और के कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका डायरेक्शन। अब हम इसको और हम डिटेल्ड में समझेंगे। सपोज अभी हम सिंपल 2D लेते हैं, एक एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर का कोऑर्डिनेट ये हमारा 2,3 है। हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में, 6th क्लास में भी पढ़ते हैं 2,3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट है? एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो OA होगा, और OA का जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या होगा दोस्तों? देखो 2 अल्टीमेटली एक्स कोऑर्डिनेट है तो इसको आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप। देखो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, अल्टीमेटली ये हमारा जो O पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है हमारा OA को, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका कंपोनेंट रिजोल्यूशन करेंगे दोस्तों तो देखो अल्टीमेटली एक एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 3 रिजॉल्व हो गया। इसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर है, इस वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा अलोंग द एक्स एक्सिस 2, जो कि देखो मैग्नीट्यूड 2, एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। बट जो 3j कैप है तो ये भी हमारा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, और ये दोनों कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। और ये दोनों वेक्टर को मिलाकर के एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला O, जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। ये पोजीशन वेक्टर हमारा OA हो गया। तो दोस्तों एक इसका यूजफुल बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होता है। इसीलिए दोस्तों वेक्टर का अब सिंपली हम स्केलर को कभी भी जैसे 2 लीटर प्लस 2 लीटर 4 लीटर आंख मूंद करके हम ऐड कर सकते हैं। 2 kg प्लस 3 kg 5 kg हम आंख मूंद के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब किसी भी वेक्टर को 2j प्लस 3j 2i प्लस 3j हम ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर के पास क्योंकि मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, तो इसीलिए हमको जब भी वेक्टर का एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, चाहे जो भी करना है, उसका जो भी हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट करना है, बिना हम उसके डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ नहीं करना है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन के साथ भी उसका एनालिसिस करना है, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन रॉन्ग होने की चांसेस बढ़ जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। ये तो आई होप इस लेक्चर को आप यदि अच्छे से डिस्कशन करोगे तो यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।